खान हवेली में हाकिम खान की आमद के बाद फिर से फिजा में सोगवारी सी रच बस गई। आज तीसरा दिन था। आगा जान की तबीयत खराब थी, गुमसुम से हो रहे थे। गुलजान को बात बात पर तंज और नफरत भरे जुमले सुनने को मिल रहे थे। दावर और यावर कमजोर ढाल बने माँ को बचाने की कोशिश में हर बार बात बदल देते या माँ को साइड पर कर देते। एक लंबे अरसे के बाद जवान दो बेटों की माँ होने का एक ये फायदा तो हुआ था कि अब खानी बेगम भी उन्हें नजरअंदाज करती थी। ना दोस्ती पाली ना नफरत कायम रखी, मगर खान यूसुफ और खान आजर आज भी उन पर चीखते थे। ऐसे में वो खानजादा था जिसने हमेशा की तरह इस माहौल का असर ज्यादा लिया था। उस वक्त भी दिल गरिफ्ता सा आगा जान के सिरहाने बैठा था। मेरे रिश्ते की बात हाकिम खान को टालने के लिए कही थी या ये सच है? वो आगा जान के जरा संभलते ही माथे पर बल डाले सवाल कर रहा था। वो मुस्कुराए। सच है। और तुम्हारे लिए कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं चुनी, खानदानी। और मुझसे कब पूछने वाले थे आप? या फिर बस मुझे निकाह के वक्त इत्तला दी जाती? उसने उनकी बात दरमियान में ही टोक दी। दावर और यावर ने परेशानी से उसे भड़कते देखा। उसी में हिम्मत थी खान यूसुफ की बात काटने की। वक्त आने पर पूछ भी लेता, बता भी देता। जैसे इन दो की खानदानी और अच्छी बीवियाँ आई हैं। मैंने तभी फैसला कर लिया था जब खान मूसा ने हरकत करके इलाके में हमारी नाक कटवा दी थी। खैर, मुझे यकीन है तुम्हें मेरे फैसले पर एतराज़ नहीं होगा। वो मूसा का जिक्र करते सर झटक गए और मुस्कुराकर अपनी बात मुकम्मल की। मूसा ने जो भी किया मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है आगा जान। मैं आपके फैसले को भी तब मानूंगा अगर मेरा दिल राज़ी हुआ तो। मेरे साथ ज़बरदस्ती का सोचिएगा भी नहीं। वो उनकी दवाइयों का जायज़ा लेने के बहाने नज़रें चुराता दो टोक लहजे में बोला। खान यूसुफ ने बेचारगी से बस उसको देखा था। यार, तुम्हारा दिल राजी हो जाएगा ना? तुम मिले ही कहाँ उस लड़की से अभी? बल्कि आगा जान इसकी शादी कर ही दें आप। दावर ने शरारत से बोलते हुए बात को संजीदगी में जाने से रोका। आगा जान तो उसकी शादी की बात पर ही खुश हो गए थे। जी हाँ, इस घर में कोई रौनक हो, मूसा भी शायद लौट आए इस बहाने। यावर की बात पर आगा जान ने अफसुर्दगी से सरस बात में हिलाया। मूसा को बुलाने के लिए ज़रूरी है कि उसका पता हो कि वो है कहाँ। मुझे बिना सोचे समझे शादी नहीं करनी। वो उनकी खुशियों पर आराम से पानी फेरते बोला। खान जवार की तरह शहरी और पढ़ी लिखी लड़की लाना चाहते हो, या फिर मूसा की तरह मर्जी करने की चाह में नादानी करके सारी उम्र के लिए मुंह छुपाना चाहते हो? याद रखना खानजादा, तुम मेरी सरदारी और इस हवेली के वारिस हो। तुम्हारी हर गलती सर आंखों पर। लेकिन अपने आगा जान को मायूस मत करना। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की बर्बादी नहीं देख सकूंगा। खान यूसुफ तड़पते लहजे में बोले। जज्बाती वार कर रहे थे वो उस पर। खानजादा झुंझला गया। उस वक्त वो आगा जान और खानजादा की बहस को मुस्कुराकर इंजॉय करते बड़े भाइयों के सामने इनकार नहीं कर सकता था। वो जानता था इनकार की सूरत में आगा जान उसकी बर्तरी जाहिर करेंगे और ये बात उन दोनों को हर्ट करेगी। खान यूसुफ के तीन बेटे थे। बड़े बेटे खान यासिर की एक बार लड़ाई हाकिम खान के बेटे अयूब के साथ हुई थी। बड़े बेटे खान यासिर की एक बार लड़ाई हाकिम खान के बेटे अयूब के साथ हुई। दोनों जवान थे। ताइश में एक दूसरे पर गोली चलाई। अयूब खान का निशाना दिल पर लगा, जबकि खान यासिर का निशाना चूक गया। जवान कत्ल हो गया। जिरगा बिठाया गया और खून के बदले वन्नी में हाकिम खान की छोटी बेटी गुलजान मांग ली गई। खान जवार ने वन्नी लड़की के साथ निकाह करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो शहरी लड़की इन रस्मों रिवाज को हरगिज़ ना मानती थी। वो खान जवार के साथ दूसरी शादी कभी ना करती। मजबूरन खान आजर के निकाह में गुलजान आई थी। कुछ ही वक्त बाद जवार की शादी सना बेगम से, जबकि खान आजर की शादी खान यूसुफ की अपनी भतीजी खानी बेगम से हो गई। खान जवार की पहली बेटी हुई थी। खानी बेगम के यहाँ भी पहली बेटी हुई, जबकि गुलजान ने पहला बेटा पैदा किया, खान यावर। और एक ही साल बाद दूसरा बेटा खान दावर पैदा हुआ। आगा जान को वारिस मिल गया था, मगर वन्नी के बेटों को वारिस के तौर पर कबूल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। और फिर कई मन्नतों और मुरादों से सना बेगम और खानी बेगम के यहाँ एक साथ बेटे हुए। मूसा और खानजादा में चंद माह का ही फ़र्क था। मूसा बड़ा था। आगा जान को अपनी भतीजी खानी बेगम का बेटा खानजादा शुरू से ही अजीज़ रहा। ऐसा नहीं था कि वो फ़र्क करते थे या बाकी सबको प्यार ना करते थे, मगर हमेशा से ही खानजादा का जो मकाम उनके दिल में था वो किसी और का हो ही ना सका। और इस बात का इजहार वो अक्सर सरेआम कर जाते थे और किसी को बुरा भी नहीं लगता था, मगर खुद खानजादा को ये बात बहुत परेशान करती थी। और लड़का होने के बावजूद खान यूसुफ हर ख्वाहिश हर हसरत उसी के वजूद से पूरी करते, जिसकी वजह से उसे वो भी कर जाना पड़ता वो जो नहीं करना चाहता था। उस वक्त वो मूसा के जिक्र पर उठकर कमरे में आ गया। आगा जान ने तासुफ से उसे जाते देखा। सब हवेली वाले उन दोनों की दोस्ती
اور موسیٰ کے حویلی چھوڑ کر جانے کے بعد خانزادہ کی اداسی کے بارے میں جانتے تھے، خود وہ لوگ بھی کہاں خوش تھے۔ موسیٰ کا اچانک غائب ہو جانا سب کے لیے تکلیف و پریشانی کا باعث تھا۔ خان یاور آغا جان سے نئی فصل کے حساب کتاب ڈسکس کرنے لگے۔ داور وہیں خاموش بیٹھا رہا۔ اپنے کمرے میں آ کر خانزادہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑی تصویر اٹھا کر دیکھی۔ دو شوخ شرارتی مسکراہٹ لیے اونچے لمبے پٹھان لڑکے ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ آنکھوں کا رنگ ایک جیسا نیلگوں مائل تھا، مگر نقوش الگ تھے۔ موسیٰ لوٹ آؤ اب تو، کیا 3 سال کم ہے سنبھلنے کے لیے؟ وہ تصویر میں اپنے ساتھ کھڑے لڑکے سے مخاطب ہوا۔ آنکھوں میں پھر نمی اتر آئی۔ 3 سال پہلے اپنی جنونی اور شدت بھری محبت کی وجہ سے وہ اپنی ہی زندگی کی رونق چھین چکا تھا۔ پھر جب بے سکونی نے کہیں ٹکنے نہ دیا تو سکون کی طلب میں اپنی یادوں سے پیچھا چھڑوا کر وہ حویلی چھوڑ کر کہاں گیا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عیسیٰ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں گاڑے مصروف بیٹھا تھا۔ انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر بنا رکے چل رہی تھیں۔ اچانک کال آنے لگی تو اس نے کان میں لگے ایئر پیس پر انگلی ٹچ کرتے یس کی۔ عیسیٰ کہاں ہو؟ آؤ یار چلتے ہیں، جیز سے ریس کی بیٹ لگانے والا ہوں۔ اس کے دوست حسن کی پرجوش آواز ایئر پیس سے گونجی تو اس نے منہ بنایا۔ میری اسائنمنٹ رہتی ہے، یہ تیرا باپ بنائے گا؟ عیسیٰ نے اپنے مخصوص بد زبانی کا مظاہرہ کیا۔ حسن سمجھ گیا آج وہ پھر کام میں پھنسا ہونے کی وجہ سے بیزار ہوا بیٹھا ہے۔ اس کی نظریں اب بھی اسکرین پر جمی تھیں، انگلیوں کی حرکت بھی بدستور اسی رفتار سے چل رہی تھی۔ یار کل سنڈے ہے، پورا دن ہے، منڈے کو سبمٹ کروانی ہے نا؟ ہم نے بھی نہیں بنائی۔ حسن نے اسے ریلیکس کرنا چاہا، اس کے بغیر مزہ جو نہیں آتا تھا۔ کل گھر جاؤں گا، پچھلے 2 ہفتوں سے نہیں گیا۔ اب تو آغا جان کو ڈر لگنے لگا ہے کہ شادی کر بیٹھا ہوں۔ وہ آغا جان کی بات کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ کم آن، ابھی سے شادی، اور وہ بھی تم؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری لائف ایڈونچرز میں ہی گزر جائے گی، شادی نہیں کرو گے کبھی تم؟ حسن کی بات پر اس نے مسکراہٹ دبائی۔ دوست سے بہتر واقعی دنیا میں کوئی آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ جانے بھی دو، شادیوں میں کچھ نہیں رکھا، نہ ہی آج نہ ہی کل، نہ ہی آج کل لڑکیاں محبتوں کے قابل ہوتی ہیں۔ اس نے سرد سے لہجے میں کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ ایسی باتوں پر اکثر موسیٰ کی مثال اس پر بہت پڑتی تھی۔ موسیٰ کا خیال آتے وہ اداس ہوا۔ لیو دا ٹاپک، تم آ رہے ہو یا نہیں؟ اٹس سیٹرڈے نائٹ، اپنا کام تم سنڈے نائٹ کو بھی کر سکتے ہو۔ حسن ہر حال میں اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یار تم لوگ جان چھوڑو میری، خود بھی کچھ کر لیا کرو۔ مجھ سے تو ایک بار مقابلہ کرتے ہوئے تم جیت گئے، خود کرو اس بار بھی۔ وہ ذہن بٹ جانے پر بدمزہ ہوتا ناک چڑھا کر اسی پہ چڑھ دوڑا۔ پلیز عیسیٰ آ جاؤ نا یار، جاز نے نیو لیمبورگینی لی ہے، تیسرا دن ہے، اس کے شو آف نے دماغ ہی خراب کر دیا ہے۔ وہ اپنا منہ تبھی گول کرے گا جب اسے ایک بار اچھی خاصی ضلالت والی ہار دیں گے۔ آ جانا یار، دماغ کا دہی کر دیا ہے تو نے۔ اس بار موبائل جھپٹ کر احمد نے بات کی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا رو رو کر عیسیٰ کا دل پگھال دے۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی میں تم دو میرے پلے پڑے تھے۔ تم دونوں کا بس چلے تو شادی بھی مجھ سے ہی کر لو، تاکہ ساری زندگی تمہاری ان فضول شوخیوں کو پورا کرتا گزار دوں میں، دفع ہو جاؤ۔ وہ چیخ کر بولتا لیپ ٹاپ ایک طرف پھینک چکا تھا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے، جانتے تھے اب چاہے وہ گالیاں دے یا مارے آئے گا ضرور، مگر جیز سے خود بھی ابھی خاصی اسے خلش تھی۔ وہ کال کاٹ کر بکھرے بالوں میں انگلیاں چلاتا بے چارگی سے لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگا۔ جس توجہ سے وہ کام کر رہا تھا یقیناً 1-2 گھنٹوں میں پورا ہو جاتا۔ وہ آرام سے کل چلا جاتا گھر، مگر ان دو نے اس کی ساری توجہ کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ دانت کچکچا کر اٹھا، رف سے ٹراؤزر شرٹ میں جا سکتا تو چلا جاتا، لیکن وہ عیسیٰ خان تھا، سج دھج کر ہی باہر نکلتا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں شاور لے کر مکمل تیار اپنی سلور گرے بگاٹی میں حسن کی بھیجی لوکیشن کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر جاز گردن اکڑائے اپنی لیمبورگینی سے اترا تو عیسیٰ کے لبوں پر اس کی سیم سلور گرے کلر سپورٹس کار دیکھ کر تمسخر بھری مسکراہٹ ابھری۔ اب ایک کلر سکیم سے کیا بنتا ہے؟ بگاٹی کائرن لینی تھی نا؟ یہ تو پاگل پن ہے، لیمبورگینی اور بگاٹی کیا مقابلہ؟ رزلٹ تو بنا ریس کے سبھی جانتے ہیں پہلے سے۔ عیسیٰ کی ہستی آواز پر جاز نے دانت پیس کر حسن کو دیکھا، جو ایک لیمبورگینی کے مقابلے میں دنیا کی سب سے تیز رفتار گاڑی لانا چاہ رہا تھا۔ وہاں کھڑے سبھی لوگ جانتے تھے کہ بگاٹی کا مقابلہ لیمبورگینی نہیں کر پائے گی، جب ڈرائیور بھی عیسیٰ جیسا۔ اب وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ عیسیٰ سینے پر بازو لپیٹے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے قریب رکا اور اس کی کار کو جھک کر دیکھنے لگا۔ ایک چانس دیتا ہوں، عزت سے بغیر مقابلہ کیے نکل جاؤ بس، میرے ان بد دماغ دوستوں کے سامنے مت آنا اب۔ اگر یہاں آج ریس ہوئی تو کہیں عزت نہیں رہے گی تمہاری اس مہنگی گاڑی کی۔
गाड़ी का जायज़ा लेते हुए जैज़ के पास झुककर ईसा ने कहा तो वो लब भींचता पीछे हो गया। अगले कुछ मिनट में वो अपने दोस्तों समेत वहाँ से जा चुका था। अहमद और हसन का मुंह बन गया। बुज़दिलों की तरह बिना रेस किए भेज दिया इसको। अहमद की बात पर वो कंधे उचकाता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, फिर रुक कर उन्हें देखा। काम कर रहा था, फारिग नहीं हूँ कि आते जाते चूज़ों के सामने अपना आप साबित करता फिरूं। तुम्हारे कहने पर आ गया ना, इतना ही बहुत है। मैदान खाली छोड़कर जाने वाला बुज़दिल होता है और मैं खड़ा हूँ, गया तो वो है। उन दोनों को उसने घूर कर कहा और गाड़ी जन से भगा ले गया। अगर उसका दिल नहीं था रेस का तो नहीं की, चाहे ये बात बताने के लिए उसे बजाते खुद चल कर आना पड़ा। वो सरफिरा आया भी और अब जा भी चुका था वापस। पहले रोज की उस लंबी कॉल के बाद जैसे प्रिहान के लिए गोल्डन डोर खुल गया था। वो वक्तन फवक्तन दोस्तों के समझाए झूठ और बनावटी मजबूरियों को पेश करती उससे अक्सर बात करने लगी। हैरत की बात ये थी कि वो सुन भी लेता था और ऐसा लगता था जैसे तवज्जो से सुनता है, मगर जवाब इतना मुख्तसर जैसे बेजार हो रहा। प्रिहान को कई बार गुस्सा आने लगता, वो सही से जवाब क्यों नहीं देता, उसका रिस्पॉन्स इतना ठंडा क्यों था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब तक बात करने के बाद वो इस काबिल समझेगा उसे कि पैसा दे या नहीं। यार हान, कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा काम, डेयर कर भी पाओगी या नहीं। ज़िंदगी में एक बार तो कर जाओ ना कभी। मनाल को शदीद जल्दी थी। प्रिहान की खामोशी से वो तंग आकर झुंझला कर बोल रही थी, मैं क्या करूं, इतना कोल्ड सा लगता है कभी कभी। पता नहीं पैसे मांगने पर मुझे फ्रॉड ना समझ ले। वो मुंह उतार कर बोली, धोखा देती हान को अपना आप फ्रॉड नहीं कहलवाना था। वो दुनिया का अजूबा लगी थी, दोस्तों को फ्रॉड ही तो कर रहे थे वो लोग। वो अब भी अटेंशन सीकर समझ लेगा। अगर ज़्यादा अरसा इस तरह अपनी नादीदा मजबूरियों का तुम रोना रोती रही उसके सामने तो अच्छा है, गेम ख़त्म करो। वो हकीकत वैसे भी जान जाएगा पैसा वापस होने पर। मिरहा ने उसे याद दिलाया कि वो क्यों बात कर रही है। प्रिहान बौखला गई। ये बात तो वो भूल ही चुकी थी कि पैसा वापस करते ही ये सच खुल जाना था कि ये सब डेयर था और कुछ नहीं। वो सच जानकर अच्छा इंसान उसे क्या समझेगा, उसे सोचकर ही शर्मिंदगी हुई। इसलिए बेहतर है कि ज़्यादा लंबा ड्रामा ना करो, कम से कम झूठ बोलो ताकि सच्चाई खुलने पर शर्मिंदगी ना हो। हमारा मकसद पैसा लेकर गायब होना नहीं है। बेट पूरी होगी तो उसको पैसा वापस भी कर दिया जाएगा। रीमा और मनाल की आवाज़ पर वो चौंकी। उनके जुमले सुनकर सर पर हाथ मारा। वो क्या कर बैठी थी, उसे अपनी सारी बातें याद आने लगी। मुझसे एक प्रॉमिस करें, कभी हकीकत में नहीं मिलने का कहेंगे और ना हम मिलेंगे, और अगर कभी सामना हुआ तो आप अजनबी बनकर गुजर जाना। प्रिहान ने उसे एक बार हिदायत की थी जिससे उसने हमेशा की तरह मैसेज देखते ही बस ओके कहा था। मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती, मैं आपको सब बता देना चाहती हूँ। सामना होने पर आपने कभी तरस खाया तो मुझे दुख होगा, बेहतर है अजनबी बन जाए। ये उसका निहायत अक्लमंदाना जुमला था जिसे लिखकर उसने खुद को खुद ही दाद भी दी थी कि बात कैसे संभाल गई थी वो। उस पर भी उसने बस ऑल राइट लिखा था, जैसे इस सब में उसे दिलचस्पी ही ना। शायद वो प्रिहान नामी उस गरीब बेचारी लड़की से मोबाइल पर ही हमदर्दी जताकर पछता रहा था। प्रिहान, मनाल ने उसे झंझोड़ा तो वो अपने ख्यालों से जागकर सवालिया नज़रों से तीनों को देखने लगी। क्या बात है, बार बार किसके ख्यालों में खो रही हो। रीमा ने शोखी से उसे देखते हुए पूछा। कहीं नहीं, क्या कह रहे थे तुम लोग। वो नफ़ी में सर हिलाकर अपनी तवज्जो उनकी तरफ कर गई। मैं बता रही हूँ कि वो अपने एग्ज़ाम से फ्री होते ही अपने फैमिली बिजनेस में इन हो चुका है। ज़्यादा लेट मत करो कि वो मुझे कहे अब कमाने लगा है इसलिए पैसा दिया। मुझे बेट जीतनी है बस, अब उससे पैसे मांग लो तुम, अमाउंट मैं बताऊंगी कि कितनी हो। मनाल की बात पर उसने सर हिला दिया। अब करना ही था, इस बेवक्त खामखा की झूठी अदाकारी से जान छुड़वाना ही बेहतर था। वो सारी सोचें झटक गई। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होने वाले थे, इस सब से जान छुड़वा कर उसे वैसे भी अब स्टडीज़ पर फोकस करना था। वो यूनिवर्सिटी से घर जल्दी चली गई।